Good morning, everyone. I'm so glad announcing that I'm back in my channel and I'm going to start a series of a subject palynology and pollination biology in which I'm going to teach you all the topics related to this subject. So if anybody of you are in your MSc fourth semester and you are going to choose this subject palynology and pollination biology as it is a elective subject in your fourth semester of biology, then I hope that all these videos will be helpful for you. So in this video I will be teaching you NPC system of classification. So अगर आपको पैलिनोलॉजी का कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो उससे पहले आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए पॉलन के बारे में एंड स्पोर्ट्स के बारे में. सो आई विल सजेस्ट यू टू हैव बेसिक नॉलेज ऑफ पोलन एंड स्पोर्ट्स अगर आप इस सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक पढ़ने जा रहे हो तो, क्योंकि पैलिनोलॉजी जो है वो आपकी एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें आप पोलन्स की और पोलन्स की और स्पोर्ट्स की स्टडी करते हो. तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा बहुत आपको बेसिक नॉलेज बताऊंगी पोलन्स के बारे में, देन हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. देखो, आपने एक फ्लावर देखा है, ठीक है. एक फ्लावर है सपोज आपके पास. अगर वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो हम मेल फ्लावर की बात करेंगे. अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो हम उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इट मीन्स स्टैमेन की बात करेंगे. तो स्टैमेन कुछ इस तरीके से दिखता है जिसमें ऊपर एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको आप बोलते हो एंथर. नीचे एक फिलामेंट होता है और कंबाइंडली इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं स्टैमेन, जो एक आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का. ठीक है. अब देखो, ये जो एंथर है इसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्पोरोजीनस सेल्स या फिर आर्चिगोनियल सेल्स. ठीक है. अब वो सेल्स आपके लेटर ऑन जब थोड़े साइज़ में बड़े हो जाते हैं, जब स्पेशियस हो जाते हैं, देन हम उन सेल्स को बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स. ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आपके डिप्लॉइड होते हैं. ठीक है. अब आपको पता है आपको डिप्लॉइड सेल से माइक्रोस्पोर मदर सेल्स से क्या बनाने हैं, माइक्रोस्पोर्स बनाने हैं. तो डिप्लॉइड सेल से जब कभी भी आपको एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाना होता है तो आपको पता है आपको वहाँ पर कौन सा सेल डिवीज़न चाहिए, आपको वहाँ पर मियोसिस चाहिए, रिडक्शनल डिवीज़न, जिसकी वजह से क्रोमोसोम नंबर आपके हाफ हो जाएं. ठीक है. तो एंथर्स में आपके मैंने क्या बोला, स्पोरोजीनस सेल्स होते हैं या फिर आर्चिगोनियल सेल्स होते हैं. लेटर ऑन जब वो सेल्स स्पेशियस हो जाते हैं, उनके बीच में स्पेस हो जाता है, फिर हम उन सेल्स को माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बोलने लग जाते हैं, MMCs बोलने लग जाते हैं. जो सेल्स MMCs आर डिप्लॉइड, वो डिप्लॉइड होते हैं. तो उनमें मियोसिस होती है. मियोसिस मतलब रिडक्शनल डिवीज़न. मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं. ठीक है. तो मियोसिस की वजह से माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो हैं वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिन्हें हम माइक्रोस्पोर्स बोलते हैं. अब यूजुअली क्या होता है, हमेशा ये नहीं होता है लेकिन यूजुअली क्या होता है, चार माइक्रोस्पोर्स अपने अपने ग्रुप एक ग्रुप बनाते हैं. मतलब एक ग्रुप में आपको 4 माइक्रोस्पोर्स दिखेंगे. तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड. माइक्रोस्पोर टेट्राड में 4 माइक्रोस्पोर्स होते हैं. ये माइक्रोस्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं क्योंकि दीज आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस. मियोसिस जब हुआ MMCs में, उसके रिजल्ट से आपको ये सेल्स मिले, इसलिए ये सेल्स आपके हैप्लॉइड होंगे जिनको आप माइक्रोस्पोर्स बोलते हो. अब ये सेल्स लेटर ऑन जो हैं अलग अलग हो जाते हैं और अगर मैं एक सिंगल माइक्रोस्पोर की बात करूं तो अब हम उसे बोलेंगे पोलन. तो पोलन का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो पोलन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है. पोलन में 2 वॉल्स होती हैं. बाहर की वॉल को बोलते हैं एक्साइन, अंदर की वॉल को बोलते हैं इंटाइन. पोलन की जो अंदर पोलन के अब ये पोलन जो है, पोलन में आपका एक
माइटोसिस होता है। माइटोसिस मतलब होता है इक्वेशनल डिवीज़न। इक्वेशनल डिवीज़न मतलब इसमें क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस नहीं होते हैं, क्रोमोसोम नंबर जितने होते हैं उतने के उतने ही रहते हैं। देयरफॉर माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीज़न भी बोलते हैं, ठीक है। फिर अब ये पोलन आपको पता है ऑलरेडी, ये पोलन जो है हैप्लॉइड था, ठीक है। पोलन जो है हैप्लॉइड था। अब ये पोलन जो है इसमें माइटोसिस होगा, तो माइटोसिस इक्वेशनल डिवीज़न होता है। तो ये हैप्लॉइड था, तो इससे दो सेल्स बनेंगे। एक सेल को हम बोलेंगे जनरेटिव सेल, एक को बोलेंगे वेजिटेटिव सेल, ठीक है। तो अब ये हैप्लॉइड था तो माइटोसिस हुआ, तो जो ये दोनों सेल्स बनेंगे ये भी हैप्लॉइड बनेंगे, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे जनरेटिव सेल में भी और वेजिटेटिव सेल में भी। जो बड़ा वाला सेल है वो वेजिटेटिव होगा, जो छोटा वाला सेल है वो आपका जनरेटिव सेल होगा, ठीक है। वेजिटेटिव सेल को हम ट्यूब सेल भी बोलते हैं, क्योंकि वेजिटेटिव सेल लेटर ऑन गिव राइज टू पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है वेजिटेटिव सेल लेटर ऑन, इसलिए हम इसको ट्यूब सेल भी बोलते हैं। दूसरा सेल आपका होता है जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल का काम होता है लेटर ऑन, जनरेटिव सेल जो है, जनरेटिव सेल में एक और माइटोसिस होगा। अब जनरेटिव सेल हैप्लॉइड है, उसमें माइटोसिस होगा तो दो सेल्स बनेंगे, वो भी हैप्लॉइड बनेंगे, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे क्योंकि माइटोसिस हो रहा है। तो जनरेटिव सेल में माइटोसिस होगा, दो सेल्स बनेंगे, जिन दो सेल्स को हम बोलेंगे मेल गैमीट्स। दो मेल गैमीट्स बनेंगे एक जनरेटिव सेल के माइटोसिस की वजह से दो मेल गैमीट्स बनेंगे, ठीक है। तो अगर कभी भी पूछा जाए एक पोलन में कितने मेल गैमेट्स बनते हैं एक पोलन के जनरेटिव सेल से, तो दो मेल गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। अब देखो हमें इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है वॉल से। अब देखो क्या होता है, जो ये आपकी एक्साइन वॉल होती है ना, पोलन की जो एक्साइन वॉल होती है, इट इज़ मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन आपका एक नेचुरल बायोपॉलीमर होता है जो बहुत ज़्यादा हार्ड और रेजिस्टेंट होता है। स्पोरोपोलिनिन बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है और हार्ड होता है, ठीक है। अब देखो पोलन की सरफेस पे कोई कोई एरियाज, देखो कोई पोलन की जो वॉल होती है ना वो इवन नहीं होती है, मतलब ऐसा नहीं है हर जगह एक जैसी सेम नहीं होती है। ऐसे कहीं कहीं पे पोलन की जो वॉल है वो पतली होती है, मतलब जहाँ पर स्पोरोपोलिनिन कंटेंट नहीं होता है, और बाकी जगह में स्पोरोपोलिनिन कंटेंट होता है, ताकि पोलन को वो जो हार्ड सिचुएशंस है उससे बचा के रखे, इसलिए स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट होता है। लेकिन कहीं कहीं पे एरियाज़ जो हैं वहाँ पे पोलन की वॉल पे कोई कोई एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन नहीं होता है, ठीक है। स्पोरोपोलिनिन नहीं होता है इसलिए वो एरियाज़ थिन होते हैं, तो इन एरियाज़ को हम बोलते हैं जर्म पोर या फिर जर्म फरो। जर्म पोर हम तब बोलते हैं जब ये एरियाज़ सर्कुलर होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, और जर्म फरो हम तब बोलते हैं जब ये स्ट्रक्चर्स इलोंगेटेड होते हैं, ठीक है, फरो के जैसे। जर्म पोर तब बोलते हैं जब स्फेरिकल होते हैं, और जर्म फरो तब बोलते हैं जब ये इलोंगेटेड होते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जर्म पोर और जर्म फरो क्या होता है, पोलन की वॉल में ऐसे एरियाज जहाँ पर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होती है या फिर बहुत पतली प्रेजेंट होती है। अब ये जर्म पोर का क्या काम होता है, देखो जब ये पोलन आपका पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन मतलब क्या होता है, एक्ट जिस पॉलिनेशन मतलब क्या होता है कि पोलन का स्टिग्मा पे जाना। तो पोलन जब है स्टिग्मा पे चले जाएगा, स्टिग्मा पे जाएगा तो क्या होगा कि आपको पता है पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, जिस पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, तो ये पोलन ट्यूब सोचो अगर यहाँ पर हर जगह स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट होगी तो पोलन ट्यूब बाहर कैसे आएगी। आपको पता है ना वेजिटेटिव सेल पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, मैंने भी बताया था। तो पोलन ट्यूब बाहर कैसे आएगी, स्पोरोपोलिनिन तो बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है, तो ये जो जहाँ पर जर्म पोर है या फिर जर्म फरो है जहाँ पर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट है, वहाँ पे से आपके वहाँ पे से आपकी जो है पोलन ट्यूब बाहर निकलेगी, ठीक है। तो जर्म पोर या फिर जर्म फरो ही वो एरियाज़ होते हैं जिनको आप अपर्चर भी बोलते हो, पोलन अपर्चर भी बोलते हो। इन एरिया से ही पोलन ट्यूब बाहर आती है, और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कौन करता है, वेजिटेटिव सेल। और इस पोलन ट्यूब के
थ्रू ही जो आपके 2 मेल गैमेट्स बने थे जनरेटिव सेल के माइटोटिक डिवीज़न से, वो मेल गैमेट जो है पोलन ट्यूब के थ्रू नीचे आके आपके ओवरी में जाते हैं। ओवरी में आपका एग होता है। एग के साथ एक मेल गैमेट आपका एग के साथ फ्यूज़ कर जाता है और एक मेल गैमेट आपका सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज़ कर जाता है। और जो मेल गैमेट आपका एग के साथ फ्यूज़ करता है इट विल गिव राइज टू एम्ब्रियो, और जो मेल गैमेट आपका सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज़ करता है इट विल गिव राइज टू प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये आपकी एक प्रोसेस थी जिसके थ्रू आपको पोलन के बारे में कुछ पता चला होगा। ठीक है, अब पोलन की वॉल पे मैंने आपको बताया ना, ये जो जर्म पोर्स होते हैं या फिर जर्म फरो होते हैं, इन्हें आप अपर्चर भी बोलते हो, अपर्चर। तो इनके बारे में ही पढ़ना है आपको। ठीक है, तो देखो एनपीसी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो एनपीसी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है? देखो ये एक आर्टिफिशियल सिस्टम है, ये खुद बनाया हुआ सिस्टम है, आर्टिफिशियल सिस्टम है जिसके थ्रू हम क्लासिफिकेशन करते हैं पोलन्स का क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे? कि अपर्चर का नंबर क्या है, कितने नंबर ऑफ अपर्चर्स प्रेजेंट है पोलन के सरफेस पे, और उनकी पोजीशन क्या है और उनका कैरेक्टर क्या है, वो कैसे दिख रहे हैं मॉर्फोलॉजिकली, कैसे हैं, कौन? अपर्चर। उस बेसिस पे हम पोलन का या फिर स्पोर्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इट इज़ अ आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जिसमें हम पोलन का या फिर स्पोर्स का क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, पोजीशन एंड कैरेक्टर ऑफ अपर्चर। पोलन के नंबर, पोजीशन, कैरेक्टर नहीं, पोलन पे जो अपर्चर प्रेजेंट है उनका नंबर, उनका पोजीशन और उनका कैरेक्टर क्या है, इस बेसिस पे हम पोलन का या फिर स्पोर्स का क्लासिफिकेशन करते हैं एनपीसी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के थ्रू। ठीक है, अब जो आपका एनपीसी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इसमें एन, पी और सी का मतलब होता है, एन का मतलब होता है नंबर, पी का मतलब पोजीशन और सी का मतलब होता है कैरेक्टर। ठीक है, दिस सिस्टम, अब ये सिस्टम जो है वो डिस्कवर किया था अर्टमैन और स्ट्रैका ने। देखो अर्टमैन एक ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे ज़्यादा काम करा है पोलन की पेलिनोलॉजी में। पेलिनोलॉजी में आप कुछ भी देखोगे तो वहाँ पे अर्टमैन का नाम आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अर्टमैन और स्ट्रैका ने डिस्कवर किया था ये आपका सिस्टम। और एनपीसी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई भी पोलन होता है या फिर कोई भी स्पोर होता है उसका एक नंबर होता है जिसको हम बोलते हैं एरिथमेटिक कार्डिनल नंबर। एरिथमेटिक कार्डिनल नंबर मतलब पता है क्या होते हैं? नॉर्मल नंबर, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं जिनको हम किसी चीज़ को काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे 1 2 3 4 सो ऑन। ठीक है, उनको आप बोलते हो एरिथमेटिक कार्डिनल नंबर। तो हर एक पोलन का या फिर हर एक स्पोर का एक एरिथमेटिक कार्डिनल नंबर होता है और उस एरिथमेटिक कार्डिनल नंबर में 3 डिजिट्स होती हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखो इन्होंने क्या किया था, 8, अब इन्होंने 8 नंबर ग्रुप्स दिए थे, 8 नंबर ग्रुप्स दिए थे। मैंने बताया था ना एनपीसी मतलब, एन मतलब था नंबर, पी मतलब पोजीशन, सी मतलब कैरेक्टर। तो जो नंबर है उसके उन्होंने 8 ग्रुप दिए थे, N0 से N8। N0 ग्रुप में उन्होंने N0 ग्रुप में उन्होंने N0 ग्रुप में उन्होंने उन पोलन्स को रखा जिनके जो अपर्चर के नंबर हैं वो है ही नहीं, मतलब उनमें अपर्चर है ही नहीं, उनमें नंबर ऑफ़ अपर्चर जो हैं वो ज़ीरो है, 0 नंबर ऑफ़ अपर्चर हैं पोलन के या फिर स्पोर के सरफेस पे, 0 नंबर ऑफ़ अपर्चर है, तो उन्हें N0 ग्रुप में रखा। ठीक है, और उस ऐसे पोलन जिनमें अपर्चर नहीं होते हैं उन्हें हम ए अपर्चरेट या फिर नॉन अपर्चरेट भी बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही N1 में आपका एक ही अपर्चर होता है, N2 में 2 अपर्चर, N3 में 3, N4 में 4, N5 में 5, N6 में 6 और N7 में या फिर 7 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, पोलन के अपर्चर
एपर्चर का नंबर। अब N8 मतलब होता है, N8 ग्रुप में हम ऐसे पोलन्स को रखा उन्होंने जिनके नंबर को काउंट करना मुश्किल है, मतलब जिनके नंबर अनसर्टेन है, मतलब हम बता नहीं सकते इनमें कितने नंबर ऑफ पोलन्स हैं, उनके नंबर काउंट नहीं किए जा सकते, उनको हमने N8 ग्रुप में रखा। और ऐसे पोलन्स को हम ऐसे पोलन्स या फिर स्पोर्स को हम एनोमोट्रीम बोलते हैं, एनोमोट्रीम। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद अब देखो, अब इन्होंने जैसे नंबर के 8 क्लासेस दिए थे, 8 ग्रुप्स दिए थे, वैसे ही इन्होंने अब पोजीशन के 7 ग्रुप्स दिए, 7 पोजीशन ग्रुप्स दिए। एनपीसी में एन मतलब नंबर, पी मतलब पोजीशन, तो यहाँ पर पोजीशन की बात कर रहे हैं। पोजीशन किसकी पोजीशन? पोलन में या फिर स्पोर में, एपर्चर की पोजीशन। ठीक है, तो पोजीशन के लिए इन्होंने 7 ग्रुप्स दिए फ्रॉम P0 टू P6। ठीक है, P0 में इन्होंने ऐसे पोलन्स को या फिर स्पोर्स को रखा जिनकी डिटरमाइन नहीं की जा सकती पोजीशन, कि किस पोजीशन में प्रेजेंट है आपका एपर्चर। पोलन पे या फिर स्पोर के सरफेस पे एपर्चर कहाँ पे प्रेजेंट है उसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, इसको P0 ग्रुप में रखा। फिर P1 में आपका आते हैं कैटाट्रीम। P1 में जो आपके पोलन्स आते हैं उन्हें हम बोलते हैं कैटाट्रीम। कैटाट्रीम में क्या होता है, एपर्चर जो है, एक अपर्चर प्रेजेंट होता है और जो एपर्चर होता है वो प्रॉक्सिमल पोल पे प्रेजेंट होता है। आपने सुने होंगे प्रॉक्सिमल पोल, डिस्टल पोल। अब देखो ये ना, प्रॉक्सिमल पोल क्या होता है, डिस्टल पोल क्या होता है, इसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी, पोलैरिटी ऑफ पोलन्स। उस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि पोलन में प्रॉक्सिमल पोल क्या होता है, डिस्टल पोल क्या होता है। बस आप अभी सिर्फ इतना समझ लो कि कैटाट्रीम P1 ग्रुप में वो वाले पोलन या फिर स्पोर्स आते हैं जिनका नाम है कैटाट्रीम। और इसमें क्या होता है, एक एक ही एपर्चर होता है जिसकी पोजीशन होती है प्रॉक्सिमल पोल पे, मतलब वो एपर्चर आपका प्रॉक्सिमल पोल पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि चलो अभी इतना समझो। ठीक है, फिर P2 ग्रुप में एना कैटा ट्रीम, देखो इसमें 2 वर्ड आ रहे हैं, एना भी और कैटा कैटा ट्रीम भी आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 एपर्चर्स होंगे, एक अपर्चर आपका एक अपर्चर आपका प्रॉक्सिमल पोल पे होगा, एक अपर्चर आपका डिस्टल पोल पे होगा। ठीक है, एना कैटा ट्रीम में। अब P3 ग्रुप में आपके P3 ग्रुप का नाम है एनाट्रीम। इसमें क्या होगा, सिर्फ एक ही अपर्चर प्रेजेंट होगा जो आपका कहाँ प्रेजेंट होगा, डिस्टल पोल पे। देखो एनाट्रीम मतलब है कि एक अपर्चर जो डिस्टल पोल पे हो, और कैटाट्रीम मतलब है कि एक अपर्चर जो प्रॉक्सिमल पोल पे हो। और यहाँ पर दोनों चीज़ें जुड़ गई, एना भी और कैटा भी, एना कैटाट्रीम। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 अपर्चर होंगे, एक अपर्चर प्रॉक्सिमल पोल पे, एक अपर्चर डिस्टल पोल पे। अब P4 ग्रुप में आपके आते हैं जोनोट्रीम पोलन या फिर स्पोर्स। देखो जोन इसमें क्या होगा कि एपर्चर्स के नंबर फिक्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो एपर्चर्स होंगे ना वो आपके कैसे अरेंज होंगे, जो आपके एपर्चर्स होंगे वो आपके इक्वेटर पर प्रेजेंट होंगे, इक्वेटर पर। ठीक है, इक्वेटर पर प्रेजेंट होंगे। अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी तब आपको समझ में आ जाएगा। अब P5 ग्रुप में आपके आते हैं डायजोनोट्रीम। देखो जोनोट्रीम यहाँ पे भी है, यहाँ पे डाई आ गया, मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि 2, जैसे इक्वेटर है ना, इक्वेटर पे प्रेजेंट है, सपोज एक सर्किल है। ठीक है, उसमें इक्वेटर पे प्रेजेंट है पोलन, फिर यहाँ पे दूसरी लाइन दूसरी रो में भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, मतलब 2 रोज में प्रेजेंट होंगे, इसलिए इसको डायजोनोट्रीम बोला। और P6 ग्रुप में आपके पोलन्स आते हैं जिनको हम बोलते हैं पेंटोट्रीम। इसमें क्या होता है कि जो पोलन है ना, पोलन में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, मतलब सब जगह एक जैसी डिस्टेंस पे प्रेजेंट होंगे, पोलन सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, मतलब एक इवन तरीके से। ठीक है, तो वो आपका पेंटोट्रीम होता है। ठीक है, अभी मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगी, वो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो ये आपके नंबर के बेसिस पे है, N0 मतलब कोई अपर्चर नहीं है, N1 मतलब एक अपर्चर, 2 अपर्चर, 3 4 5 6 7 या फिर 7 से ज़्यादा, और N8 मतलब कि हम डिटरमाइन नहीं कर सकते नंबर।
और पोजीशन की बेसिस पे देखें तो P0 में हम P0 में P0 ग्रुप में वो वाले पोलन या फिर स्पोर्स आते हैं जिनको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। P1 पे मैंने क्या बोला था, P1 पे मैंने क्या बोला था, कैटाट्रिम मतलब प्रॉक्सिमल पोल पे होगा एक अपर्चर आपका। तो ये आपका प्रॉक्सिमल पोल है, ये आपका प्रॉक्सिमल पोल है, प्रॉक्सिमल पोल पे एक अपर्चर प्रेजेंट है। वैसे ही P2 ग्रुप में मैंने क्या बोला था कि एना कैटाट्रिम, एना कैटा मतलब प्रॉक्सिमल पोल पे भी प्रेजेंट होगा एक, और एक आपका डिस्टल पोल पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। और फिर P3 ग्रुप में मैंने क्या बताया था, एनाट्रिम मतलब डिस्टल पोल पे प्रेजेंट होगा जब अपर्चर आपका, ठीक है। फिर आपका जोनोट्रिम मतलब इक्वेटर पे प्रेजेंट होंगे पोलन अपर्चर्स। फिर डाइजोनोट्रिम मतलब दो इक्वेटर पे, एक इक्वेटर पे होगा फिर उसी के पैरेलल अरेंज होगा एक और रो में, ठीक है। तो डाइजोनोट्रिम। फिर आपका पेंटोट्रिम मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे सब जगह एक जैसे, ठीक है। तो ये पोजीशन के बेसिस पे था, अब समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टर के बेसिस पे। कैरेक्टर मतलब कि उनका मॉर्फोलॉजी कैसी है, मतलब जो अपर्चर है ना पोलन पे या फिर स्पोर्स के सरफेस पे अपर्चर जो प्रेजेंट है उनकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, वो दिखने में कैसे हैं। तो सॉरी, तो C0 ग्रुप C0 से आपके C6 तक आएंगे, ठीक है। इसमें C0 में आपका फिर से वही हो जाएगा कि हम कैरेक्टर को डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, हम पता नहीं लगा पा रहे हैं कैसा है कैरेक्टर एपर्चर का। फिर आपका आता है C1 ग्रुप। C1 ग्रुप को बोलते हैं लेप्टोमा। लेप्टोमा मतलब देखो, लेप्टोमा का मतलब होता है एक ना थिन एरिया, मतलब पोलन के सरफेस पे एक ऐसा एरिया मतलब जो एपर्चर नहीं है वो रियल में, लेकिन वहाँ पे एक बहुत पतली सी लेयर है। तो लेकिन वो लेयर जो है एक्ट कर रही है एज अ एपर्चर, एपर्चर के ही जैसा एक्ट कर रही है, वहाँ से ही पोलन ट्यूब बाहर निकलेगी। तो हम उस थिन एरिया को बोलते हैं लेप्टोमा। अब देखो लेप्टोमा जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ कि वो कौन से पोल पे प्रेजेंट है, पोलन के प्रॉक्सिमल पोल पे है या फिर डिस्टल पोल पे है। अगर जो लेप्टोमा है वो प्रॉक्सिमल पोल पर है तो हम उसको कैटालेप्ट बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, प्रॉक्सिमल पोल पे अगर लेप्टोमा प्रेजेंट है तो उसको हम कैटालेप्ट बोलेंगे। वैसे ही अगर जो लेप्टोमा है वो डिस्टल पोल पे है तो हम उसको एनालेप्ट बोलेंगे, ठीक है। फिर आपका आता है, देखो ये है कैरेक्टर के बेसिस पे C1 मतलब लेप्टोमा। अब देखो अगर प्रॉक्सिमल पोल पे प्रेजेंट है ये थिन एरिया तो हम उसको बोलेंगे कैटालेप्ट, और अगर डिस्टल पोल पे प्रेजेंट है तो हम उसे बोलेंगे एनालेप्ट, ठीक है। अब आपका आता है C2 ग्रुप। C2 ग्रुप को बोलते हैं ट्राइकोटोमोकोलपेट। देखो इसमें 3 वर्ड्स आ रहे हैं आपके, ट्राइको तो मतलब देखो ग्रीक वर्ड ट्राई का मतलब होता है 3 पार्ट्स, टोम मतलब होता है कट, ठीक है, इंसीजन कट, और कोल्पस मतलब होता है फरो मतलब इलोंगेटेड, एक इलोंगेटेड जो स्ट्रक्चर है ना उसको बोलते हैं कोल्पस फरो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ना कुछ इस तरीके से होता है, ये देखो कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से इस स्ट्रक्चर को देख लो। अब देखो क्या होता है, हेयर 3 इलोंगेटेड फरोज मतलब इलोंगेटेड फरोज एराइज होती हैं एक सिंगल पॉइंट से, एंड देयर लेंथ, उनकी जो लेंथ होती है ईच फरो की जो लेंथ होती है वो मोर देन होती है ट्वाइस द ब्रेड्थ, ठीक है। कुछ इस तरीके से देखो, ये आपको समझ में आ रहा है। तो देखो एक सिंगल पॉइंट से एक फरो निकली, फिर दूसरी फरो निकली, फिर तीसरी फरो निकली, और जो इनकी लेंथ है वो जो इसकी ब्रेड्थ के ट्वाइस से भी ज़्यादा होती है, तो इसको हम बोलते हैं ट्राइकोटोमोकोलपेट, ठीक है। फिर आपका आता है सी फिर आपका आता है C3 ग्रुप का नाम है कोलपेट मतलब देखो कोलपेट मतलब होता है जब जो एपर्चर होता है ना वो आपका इलोंगेटेड होता है तो उसको हम कोलपेट बोलते हैं, तो ठीक है। तो जब एपर्चर
इलोंगेटेड होता है तब हम उसको कोलपेट बोलते हैं। अब देखो एपर्चर अगर ना इलोंगेटेड है ना इस तरीके से, तो हम उसको जर्म फरो बोलते हैं, और जब स्फेरिकल होता है जब तो हम उसको जर्म पोर बोलते हैं, ठीक है, एपर्चर को। फिर आपका आता है C4 ग्रुप, जिसका नाम है पोरेट, ठीक है। पोरेट, पोर से ही पता चल रहा है, पोर मतलब होता है होल। तो जब आपका एपर्चर कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, तब हम उसको पोरेट बोलते हैं, जो आपका C4 ग्रुप में आता है। और ऐसे एपर्चर को जो स्फेरिकल होता है उसको हम जम्पोर बोलते हैं। ये देखो, ये C3 ग्रुप इलोंगेटेड है ना, तो इसको हम कोलपेट बोलेंगे। और C4 ग्रुप में स्फेरिकल है ना अपर्चर, तो हम इसको पोरेट बोलेंगे, ठीक है। अब देखो, अब आपका है C5 ग्रुप। अब देखो C5 ग्रुप को बोलते हैं कोलपोरेट। तो देखो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि कोलपेट और पोरेट को जॉइंट करके बना रखा है कोलपोरेट। तो यहाँ पे क्या होता है, दो एपर्चर्स होते हैं, एक होता है कोलपेट, एक होता है पोरेट। मतलब इलोंगेटेड भी होगा और स्फेरिकल भी होगा। तो यहाँ पर ना दो एपर्चर्स होते हैं, एक होता है एक्टो एपर्चर, एक होता है एंडो एपर्चर। एक्टो एपर्चर मतलब बाहर। तो देखो देखो ये जो एपर्चर है ना, ये कहाँ प्रेजेंट है, ये एपर्चर जो है पोलन की वॉल पे प्रेजेंट है ना। तो पोलन की बाहर की वॉल पे प्रेजेंट है। तो पोलन की बाहर की वॉल क्या होती है, एक्साइन। अब देखो एक्साइन, मैं ना एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आपको एक्साइन के बारे में बताऊंगी। तो एक्साइन जो वॉल होती है ना, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। बाहर की वॉल को बोलते हैं सेक्साइन, और अंदर की वॉल को बोलते हैं नेक्साइन, ठीक है। मतलब एक्साइन की भी डिविजन्स होते हैं, सेक्साइन और नेक्साइन। तो एक्टो एपर्चर जो होता है ना, कोलपोरेट में जो एक्टो एपर्चर होता है, वो बाहर मतलब वो सेक्साइन पे प्रेजेंट होता है। एक्साइन की जो सेक्साइन वॉल होती है उस पे प्रेजेंट होता है, और ये कोलपेट होता है, मतलब ये इलोंगेटेड होता है। और जो दूसरा एपर्चर होता है उसको हम एंडो एपर्चर बोलते हैं, जो आपका नेक्साइन पे प्रेजेंट है। एक्साइन की दो वॉल्स होती हैं, बाहर वाली सेक्साइन, अंदर वाली नेक्साइन। तो नेक्साइन पे प्रेजेंट होता है एंडो एपर्चर, जो आपका कैसा होता है, पोरेट, मतलब ये स्फेरिकल होता है, ठीक है। इस तरीके से देखो, ये C5 ग्रुप है। तो देखो दो एपर्चर्स है, इलोंगेटेड भी है और स्फेरिकल भी है। तो बाहर बाहर वाली वॉल पे सेक्साइन पे इलोंगेटेड है, मतलब कोलपेट है, इसलिए मैंने इसको डार्क बना रखा है। और अंदर वाली नेक्साइन वाली वॉल पे एंडो एपर्चर मतलब पोरेट प्रेजेंट है, तो उसको मैंने हल्का हल्का बना रखा है, ठीक है। और C6 ग्रुप में आपका, C6 ग्रुप का नाम है पोरोरेट। तो पोरोरेट में भी सिमिलर वैसे ही होगा, यहाँ पे भी पोरेट और कोलपेट दोनों वर्ड जुड़े हुए हैं, लेकिन आगे पोरेट है और पीछे कोलपेट वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्टो एपर्चर है वो आपका पोरेट होगा, मतलब जो सेक्साइन वाली वॉल है एक्साइन की, उसमें आपका पोरेट स्फेरिकल एपर्चर प्रेजेंट होगा। और जो आपकी एंडो एपर्चर है, मतलब जो आपकी नेक्साइन वॉल है, एक्साइन की नेक्साइन वॉल जो है, उसमें कोलपेट मतलब इलोंगेटेड एपर्चर प्रेजेंट होगा। देखो ये है C6 ग्रुप में पोरोरेट। तो जो एक्टो एपर्चर है उसमें पोरेट प्रेजेंट होगा। तो ये पोरेट है सर स्फेरिकल, और नेक्साइन वाली वॉल पे कोलपेट मतलब इलोंगेटेड। तो इलोंगेटेड वाला आपका एपर्चर अंदर वाली वॉल पे प्रेजेंट होगा, नेक्साइन पे, ठीक है। अब अगर आपको ये कन्फ्यूज़न हो रहा है कि ये सेक्साइन और नेक्साइन क्या है, तो मैं आपको अभी थोड़ा बहुत बता देती हूँ। जो सेक्साइन और नेक्साइन है, ये एक्साइन के पार्ट हैं, और आपको ये पढ़ने को मिलेगा, आपको दूसरी वीडियो में, जो होगी आपकी एक्साइन स्ट्रैटिफिकेशन पे मैं आप एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि सेक्साइन और नेक्साइन क्या होता है, ठीक है। तो देखो ये एक्साइन वॉल है, अंदर वाली इंटाइन है। तो इंटाइन को आप कंफ्यूज मत करो, इंटाइन अपनी जगह है। जो एक्साइन है ना, उसकी भी दो पार्ट्स होते हैं, सेक्साइन और नेक्साइन। बाहर वाला सेक्साइन, अंदर वाला नेक्साइन। तो उसको मैं आपको दूसरी वीडियो में पढ़ाऊँगी। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है और मुझे किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आई रिक्वेस्ट यू कि मुझे बताइए कमेंट करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।